नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर चाहे वो खबर देश की हो या दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। और खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर अयोध्या से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा था और इस दौरान राम मंदिर को लेकर जो चढ़ावे का पूरा विवाद चल रहा है उसको लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए नजर आए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, बताते हैं आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां दूसरी प्रमुख खबर में टेलीग्राम से जुड़ी हुई है प्रमुख खबर, जहां नीट एग्जाम को लेकर टेलीग्राम पर अस्थायी तौर पर बैन लगाया गया था सरकार की तरफ से और जिसके बाद में ये पूरा मामला पहुंचा था हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। क्या कुछ कहा है हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए, और साफ तौर पर यह कहा कि नीट एग्जाम तक जो ये रोक है वो जारी रहेगी। बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें। तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां लेबनान पर बारूदी हमले इजरायल की तरफ से अभी भी किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति समझौता है वो हो गया, उस पर हस्ताक्षर हो चुके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान आपस में अभी भी हमले जारी हैं। बताएंगे इसके बारे में भी विस्तार से। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां एक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जांच जारी है। एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है और अभी तक 125 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या का दौरा किया। अब इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा, जांच पूरी होने तक कोई बयानबाजी ना करें। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि जिस कांग्रेस ने कभी राम को नकार दिया वो पार्टी आज मंदिर के नाम पर मचल रही है। जिस समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई वो सपा आज अयोध्या को बदनाम कर रही है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी विकास से। उससे पहले आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ कहा। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कोई भी जो भी दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो 5 दिनों में एसआईटी लगातार अपना शिकंजा कस रही है। 15 जून की सबसे पहले बात करें, जो पहला दिन था और राम मंदिर परिसर में एसआईटी की टीम पहुंची थी। रिकॉर्ड और दान व्यवस्था की पूरी जांच इस दौरान एसआईटी की टीम ने की और करीब 6 घंटे तक ये जांच और पड़ताल की गई। 2021 से लेकर अब तक के जो भी रिकॉर्ड्स थे वो सभी रिकॉर्ड्स को जब्त किया गया एसआईटी के द्वारा। दान पात्र संचालन की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जांच शुरू की कि आखिर उसका ताला कौन खोलता है, कौन पैसे निकालता है, कौन गिनता है, कौन जमा करता है, इन तमाम चीजों को लेकर कैश रूम और साथ ही रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण एसआईटी की टीम ने किया। ये पहले दिन एसआईटी की टीम ने क्या क्या किया है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही महासचिव चंपत राय से भी जानकारी ली गई मंदिर व्यवस्थापक को लेकर के, और साथ ही गोपाल राय से भी पूछताछ की गई। मंदिर से जुड़े हुए जो 42 कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ हुई। और 16 जून की अगर हम बात करें तो 16 जून यानी कि दूसरा दिन, और दूसरे दिन बड़े पदाधिकारी से पूछताछ की गई। चंपत राय से करीब 4 घंटे सवाल जवाब हुए। गोपाल राय से भी मैराथन पूछताछ हुई। और 17 जून के बाद 17 जून की अगर हम बात करें तो वो 17 जून तीसरे दिन बैंक कर्मचारी और साथ ही कैश नेटवर्क रडार पर आया एसआईटी के। एसबीआई के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे पूछताछ। बैंक कैशियर, कैश अकाउंटिंग एजेंसी के प्रतिनिधि, उनसे पूछताछ। टीसीएस के जो तकनीकी कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ। और दान को जो कर्मचारी गिनते थे कि कितना पैसा है वो उनसे पूछताछ।
तो ये बात रही तीसरे दिन की, लेकिन इसके साथ ही एसआईटी की टीम ने चौथे दिन यानी कि 18 जून को क्या क्या किया वो भी आपको बताते हैं। चौथे दिन ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई और करीब लगभग 4 घंटे तक ट्रस्टी से पूछताछ हुई है, सवाल जवाब हुए, कई चीज़ों को लेकर पूछताछ हुई। केरल से लौटने के बाद सीधा एसआईटी ऑफिस पहुंचा और साथ ही चंपत राय और गोपाल राय के बयानों का मिलान आपस में किया गया कि किसने क्या बयान दिया। इसके साथ ही जो टिन्नू यादव है, जो मुख्य आरोपी के तौर पर अभी तक नाम निकलकर सामने आ रहा है, उससे भी पूछताछ लगातार जारी है। बयान वित्तीय रिकॉर्ड से मिलाए जा रहे हैं और साथ ही लवकुश मिश्रा से भी पूछताछ। तो ऐसे में सीधे तौर पर लगातार ये पूछताछ हो रही है, एक के बाद एक, और जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी जांच के लिए भी इस समय भेज दिया गया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 18 जून की चौथा दिन, तो उस दिन भी जांच लगातार जारी है। 19 जून की अगर हम बात करें तो वो 5वां दिन है। 5वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक रिपोर्ट है एसआईटी की, वो अब सौंपी जा सकती है और रिपोर्ट में पूछताछ, बैंक रिकॉर्ड का पूरा विवरण, साथ ही सीसीटीवी जांच और वित्तीय विश्लेषण भी इसमें शामिल है। तो ये जांच आज सौंपी जाएगी। इसके साथ ही रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई तय होगी। हालांकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने कहा कि एसआईटी की टीम लगातार इस पर जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है और बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर भी हमला बोला और साथ ही कहा कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विकास जी बिल्कुल, तमाम ऐसे लोग थे, खासतौर से विपक्ष के, जो एसआईटी पे सवाल उठा रहे थे, इस प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे थे और तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि हम 15 दिन का समय मांगते हैं, 15 दिन धैर्य रखिए। सभी राम भक्तों से उन्होंने अनुरोध किया, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर कोई इसमें आरोपी होगा, इस कथित चंदा जो घोटाला है, इसमें अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो जो भी हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यह बात भी कही कि वो तमाम लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अयोध्या को, जो लोग कभी राम के अस्तित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नकारा था जिन्होंने, और वो लोग जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, यहाँ राम का नाम लेने वालों पर लाठियां बरसाई जाती थी, साथ साथ अयोध्या के विकास कार्य को हमेशा अवरुद्ध रखा गया। विकास से अछूती अयोध्या हमेशा से विकास के लिए अछूती रही और जब 2017 के बाद यहाँ डबल इंजन की सरकार बनती है, तब से यहाँ पर जो कार्य हुए वो जमीन से जुड़े। आज पूरी दुनिया देख रही है, अयोध्या का पूरा भूगोल बदल गया है और आप पहचान नहीं पाएंगे अगर आप पहले आए हो 2017 के अयोध्या और अब आए हो, तो यहाँ पर अलग तरीके से विकास डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं। और वो सबसे बड़ी चीज जो 5 साल के इंतजार के बाद हुआ है, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना था कि एसआईटी जांच कर रही है, अगर किसी के पास कोई भी एविडेंस है, कोई सबूत है, वो एसआईटी को दे सकते हैं, इंतजार कीजिए, एसआईटी की जांच चल रही है। आज 5वां दिन है, 15 दिन की बात उन्होंने कही है, 15 दिन के अंदर सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। दूसरी तरफ वहीं एसआईटी लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, उसकी जांच बदस्तूर जारी है। ट्रस्ट के मेंबर से उन्होंने बात की, मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से बात की, जो दान चंदे की राशि इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उन लोगों से बात हुई। सीसीटीवी खंगाली गई, उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ हुआ है नहीं हुआ है, इन सब चीजों की जांच कराई जा रही है। वहां पर जो बैंक कर्मी हैं, जो निगरानी रखते हैं एसबीआई के, उन कर्मचारियों से भी बात की है और हर प्रक्रिया पर बारीकी से बात की जा रही है और साथ साथ जो बातचीत हो रही है क्रॉस उसका मिलान भी किया जाता है। जैसे कल चौथे दिन अनिल मिश्रा से बातचीत हुई तो उसके बाद उन्होंने जिन जिन के बारे में बताया, टिन्नू यादव के बारे में बताया या लवकुश मिश्रा के बारे में, जो सारी प्रक्रियाएं हुई हैं उसकी क्रॉस चेकिंग होती है कि ये नहीं एक व्यक्ति से पूछा उसके बाद बात खत्म है, उसकी सत्यता प्रमाणित की जाती है, सारे एविडेंस देखे जा रहे हैं, बारीकी से जांच चल रही है। और ये अगले कुछ दिनों में हम ये कहेंगे कि प्राथमिक रिपोर्ट अगर 7 दिन के बाद एसआईटी देती है तो उसमें कुछ खुलासे होंगे, कुछ तथ्य सामने आएंगे और फाइनल रिपोर्ट जब 15 दिन के बाद एसआईटी पेश करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, इसके साथ ही विकास, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर हुए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को ही घेरते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि आज जो बयानबाजी इनकी तरफ से की जा रही है, ये लोग कब कहाँ थे जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाता है कि राम का अस्तित्व नहीं है
उन्होंने इस राम का अस्तित्व ही मानने से इनकार कर दिया था। और साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तो जब राम मंदिर बना था तो अपने विधायकों को अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने से मना कर दिया था। जब एक प्रस्ताव आया था विधानसभा में कि सभी विधायकों को सरकार ले जाएगी, दर्शन कराएगी, तो समाजवादी की पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि आप लोगों को दर्शन करने नहीं जाना है अपने विधायकों को। उनमें से कई विधायक, जो एक मनोज पांडे हैं, ऊंचाहार से विधायक, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। उसके बाद उनको पार्टी से निकाला भी गया और आज वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उनके साथ ही कई अन्य विधायकों ने भी इस बात पर आवाज उठाई थी और वो पार्टी में आज नहीं है। तो ये तमाम सारी बातें हैं। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह उनकी सरकार में यहाँ पर कभी न बिजली रहती थी, न सड़क की व्यवस्था की गई, तमाम सारे जो आयोजन पूर्ववर्ती रामायण वगैरह होती थी, उन सब चीजों को अयोध्या में प्रतिबंधित किया गया। राम भक्तों पर यहाँ गोली चली, लाठी चली। तो राम का नाम तो कभी ये लेना नहीं पसंद करते थे, योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो आज आप राम की नगरी अयोध्या को बदनाम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं अब हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। 21 जून को भारत में री नीट की परीक्षा होनी है और इसकी सुरक्षा के लिए कई कदम सरकार उठा रही है, जिससे में से एक है टेलीग्राम पर अस्थायी बैन। अब जब ये बैन लगा तो मामला पहुंच गया दिल्ली हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए भारत सरकार के फैसले को ही बरकरार रखा और कहा कि सरकार के पास इसकी पावर है। दरअसल टेलीग्राम पर पहले भी कई बार पेपर लीक और फर्जी पेपर सर्कुलेट होने के आरोप लगते रहे हैं। यहां तक कि कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा चुका है कि जालसाज और साइबर ठगों को अंजाम देने के लिए भी इसी प्लेटफॉर्म का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। अब सुनवाई के दौरान आखिर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं नहीं हटेगा अस्थायी बैन। तो टेलीग्राम पर जो अस्थायी बैन इस समय लगाया गया है वो नहीं हटेगा। 22 तारीख तक का ये बैन सरकार की तरफ से लगाया गया है। टेलीग्राम पर ये जो रोक है वो अब जारी रहेगी। इसके साथ ही बैन हटाने से हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और सीधे तौर पर ये जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है और ये कहा कि सरकार के पास में इसकी पावर है, इसकी शक्ति है। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ये अधिकार सरकार के पास है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि गंभीर परिस्थितियों में तत्काल कार्रवाई जरूरी थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई क्योंकि 21 तारीख को एग्जाम होना है। अब सरकार की ओर से जो पर्याप्त कारण दिए गए हैं वो पूरे उचित हैं। नीट पेपर लीक की वजह से ये रोक लगाई गई थी और अभी 22 तारीख तक ये रोक रहेगी और इसके साथ ही 30 तारीख तक आप जो संदेश है, जो मैसेजेस है उसको एडिट भी नहीं कर पाएंगे। ये फीचर आपको टेलीग्राम में नहीं मिलेगा। आखिर क्योंकि एक तरह से हम देखें तो सोशल मीडिया पर कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, लेकिन टेलीग्राम आखिर क्यों सबसे अलग है वो आपको बताते हैं। इसमें दरअसल यूजर नेम फीचर है। मोबाइल नंबर की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं होती है टेलीग्राम का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसके साथ ही अपने आप खत्म होने वाले मैसेजेस में अपने आप वो डिलीट हो जाते हैं। एडवांस चैट कस्टमाइजेशन है, बॉट्स और मिनी एप्स, इन तमाम चीज़ों को लेकर और इसीलिए ये बाकी एप्लीकेशन से टेलीग्राम जो है वो अलग है। अब टेलीग्राम क्योंकि अलग है और सुरक्षा की दृष्टि से और कई सारी चीज़ों को लेकर कई देशों में ये से पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। आखिर कौन कौन से वो देश है, क्योंकि अगर एक तरह से हम देखें तो 9 देश हैं जहां पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है टेलीग्राम पर, जिसमें चीन है, क्यूबा है, ईरान है, नेपाल है, पाकिस्तान है। यहाँ पर ये तमाम वो देश है जहाँ पर टेलीग्राम पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके साथ ही थाईलैंड है, वियतनाम है, रूस है। यहाँ पर भी साइबर फ्रॉड की वजह से ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए, जिसके बाद में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो टेलीग्राम पर इसीलिए प्रतिबंध लगाया गया और क्योंकि 21 तारीख को अभी नीट का एग्जाम होना है, री एग्जाम है और ऐसे में दोबारा से जो शिकायतें पहले मिली, जो आरोप लगे, वो उस तरीके की परिस्थितियां दोबारा से ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई उस सुनवाई में कोर्ट की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया और सरकार की तरफ से किस तरीके से अपना पक्ष रखा गया? विकास, देखिए, टेलीग्राम की जो सबसे अहम दलील थी उनका ये कहना था कि जो सेक्शन 69 है आईटी एक्ट का, वो ये कहता है कि किसी इंफॉर्मेशन को सरकार रोक सकती है, उस पर उसको ब्लॉक कर सकती है, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंफॉर्मेशन के दायरे में ऐप या कोई इस तरह का कोई भी सर्विस, मान लीजिए कोई ईमेल सर्विस हो या कोई और सर्विस हो, वो भी आता है। तो ये बहुत नैरो डेफिनेशन नहीं है कि केवल सूचना ब्लॉक की जाएगी, पूरे प्लेटफॉर्म को भी ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा, हाईकोर्ट ने ये कहा कि
अगर पूरी तरह से भी सरकार बैन कर दे, ये तो कुछ ही दिनों के बैन की बात है, अगर संप्रभुता को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के और पब्लिक ऑर्डर को लेकर के सरकार को उचित लगता है और ये सारी चीजें उस इंटरमीडिएरी को इन्फॉर्म भी की जाती हैं कि क्या उनसे अपेक्षित है, कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, अगर वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो नौ चलते सरकार चाहे तो पूरी तरह से भी बैन कर सकती है। इसीलिए कुछ दिन के बैन को जो चुनौती दी गई है उसमें कोई तथ्य कोर्ट को नहीं दिखा और ये कहा कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कुछ दिन इसको बैन किया जाता है तो कंपनी का कोई बहुत बड़ा ऐसा अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है जिसको लेकर के वो कोर्ट्स का रुख करें या हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। इसके साथ ही विकास, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आपको बाकी जो एप्लीकेशन है जैसे मेटा है, क्या उसको लेकर भी कुछ संदेश दिए गए हैं, कुछ मैसेज कोर्ट की तरफ से दिया गया मेटा और साथ ही एक्स को लेकर? देखिए, सबके लिए मैसेज साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आदेश है और फैसला है उसमें यह साफ कहा है कि कुछ कसौटियां ऐसी हैं जिन पर अगर सरकार को लगता है कि इनका उल्लंघन हो रहा है तो पूरी तरह से बैन किया जा सकता है उस ऐप को, चाहे वो कोई भी ऐप हो। यहां टेलीग्राम का मामला था, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो जनरल ऑब्जर्वेशन है हाईकोर्ट का, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। आप अपनी पहले इंटरमीडिएरी को बताएंगे, अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं करता तब सरकार के हाथ पूरी तरह से खुले हुए हैं, वो जो भी उचित कार्रवाई मत हो, जैसे सेक्शन 69 में आईटी एक्ट में किसी सूचना या किसी ऐप को पूरी तरह बैन करना शामिल है, वो उसका भी इस्तेमाल सरकार कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए विकास। तो इस खबर पर नजर रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां पिछले कई दिनों से जारी अमेरिका ईरान संघर्ष के बाद अब शांति समझौता हो चुका है। 14 सूत्रीय शांति समझौते में कई शर्तें हैं और समय है 60 दिन, लेकिन जहां एक और ये शांति समझौता, वहीं दूसरी ओर इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोक रहा, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान के बीच हुआ ये शांति समझौता टूटने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काफी प्रयास करने के बाद भी इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोक रहा। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए और ऐसे में यदि ये तनाव फिर से बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं इजरायली हमला, लेबनान फिर दहला। तो जी हां, इजराइल की तरफ से एक बार फिर से हमला किया गया और दक्षिण लेबनान पर ये हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से, जहां एक तरफ ये शांति समझौता, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ये हमले। नबाती में देर रात ये एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से और इसके साथ ही ये जानलेवा अटैक में 16 लोगों की मौत हो गई है। हारुफ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हारुफ क्षेत्र में 8 लोगों की मौत हुई है और शांति समझौते के बावजूद ये हमले जारी हैं। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी की तरफ से ये दावा किया गया कि आधी रात के बाद ये हमले किए गए हैं और रिहायशी इलाकों को खासतौर पर टारगेट इन हमलों में किया गया है। तो वहां की जो न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से ये दावा किया गया है कि जो हमले इजराइल ने किए हैं, इजराइल के द्वारा हमले उस जगह पर किए गए जो कि रिहायशी इलाका है। अब इसके साथ ही अगर हम देखें तो जवाबी हमला इजराइल की तरफ से किया गया। इजराइल अपनी सफाई भी दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर कि ये हमारा जवाबी हमला था। दरअसल हिजबुल्लाह पर यह आरोप लगाया गया इजराइल की तरफ से कि हिजबुल्लाह ने सीजफायर का उल्लंघन किया है, इजराइल के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की का दावा किया है और लेबनान में बड़े पैमाने पर ये हमले किए। तो इजराइल कह रहा है कि हमने तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है, पहले हमारे ऊपर हमले हुए, उसके बाद में हमने ये कार्रवाई की है। लेकिन इसके साथ ही जो सैनिकों की मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं इजराइल काफी ज्यादा गुस्से में इस समय नजर आ रहा है और इसी को लेकर वो भड़क गया है। इजराइल की सेना की तरफ से यह बयान सामने आया और कहा कि दक्षिण लेबनान में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत हुई है
और सैनिकों की मौत के बाद इजराइल के मंत्री का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि पूरे लेबनान को जल जाना चाहिए। फ्रांस की इजराइल से अपील भी है, यूएस ईरान के बीच समझौते का सम्मान करें। अमेरिका को इजराइल पर दबाव बनाना होगा, ये बात भी कही जा रही है। तो एक तरफ ये शांति समझौता और एक तरफ ये हमले जो हैं वो भी अभी जारी हैं। अब इन तमाम जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के सीधे तौर पर इजराइल को वेंस फटकार लगाते हुए नजर आए। जेडी वेंस ने साफ तौर पर यह फटकार लगाई और डील की आलोचना करने पर लताड़ा है और इजराइल को रिश्ता खराब ना करने की नसीहत देते हुए जेडी वेंस नजर आए। उन्होंने कहा कि अपने इकलौते सहयोगी से रिश्तों को खराब ना करें, आप जागे और जो असलियत है आप उसे समझें। हर समस्या का हल सिर्फ मारना नहीं होता। तो जेडी वेंस की तरफ से ये बात कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट? एक तरफ शांति समझौता और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान जिनके हमले एक दूसरे पर नहीं रुक रहे। अखिलेश, देखिए, अभी ताज़ा अपडेट एक तो ये है कि ईरान के जो मुख्य नेगोशिएटर हैं गालिबाफ, जो वहाँ के ईरान की संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि इजराइल हमले रोके नहीं तो हमारे हाथ भी ट्रिगर पर है, हमारी उंगलियां भी ट्रिगर दबा सकती हैं। मतलब ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष छिड़ सकता है, ऐसी उन्होंने धमकी दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है उसका सम्मान करते हैं और सभी पक्षों को चाहिए कि उसे लागू करें। देखिए, अमेरिका की तरफ से इस बात में अभी मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है, लेकिन इजराइल की तरफ से समस्या है, क्योंकि इजराइल ने पहले भी बयान दिया है कि ये जो समझौता हुआ है वो अमेरिका और ईरान के बीच का समझौता है और इजराइल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और इजराइल के पास इसे मानने की कोई मजबूरी नहीं है। मतलब ये कि इजराइल की यह इच्छा हो सकती है कि उस समझौते में उसे भी शामिल किया जाना चाहिए था, उसे भी बातचीत, उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब निश्चित तौर पे ये पूरा मामला जो है इजराइल के कोर्ट में है। दूसरी तरफ जो है हिजबुल्लाह है, लेबनान का हिजबुल्लाह जो है उसने भी कई बार इस तरह की चेतावनी दी हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला हुआ उसके बाद से ये इजराइल के जो 4 सोल्जर्स हैं मारे गए और उन 4 सोल्जर्स के मारे जाने के बाद इजराइल ने हमला किया और उसमें 16 लेबनान पे हमला हुआ हिजबुल्लाह पे और उसमें 16 लेबनानी मारे गए हैं। तो निश्चित तौर पे यह एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। इस बीच में जो स्विट्जरलैंड में जो बैठक होनी थी ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच में, वो बैठक अभी टाल दी गई है। मतलब ये कि दोनों की तरफ से ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने भी जाने से अभी मना कर दिया है और जेडी वांस जो कि वहां जाने वाले थे उन्होंने भी मना कर दिया है। मतलब ये है कि अभी इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों को भी समझाना पड़ेगा। हिजबुल्लाह ने ईरान का धन्यवाद दिया है उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ईरान ने अभी तक हिजबुल्लाह को कोई संयम बरतने की कोई सलाह नहीं दी है, जबकि अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाया है। अमेरिका ने जो कहा है कि इजराइल इस तरह की हरकतों से बाज आए, तो अब ईरान को भी हिजबुल्लाह को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा और तब ये स्थिति होगी, क्योंकि एक तरफ जब हमले होते हैं तो दूसरी तरफ से हमले होते हैं, फिर दूसरी तरफ से, तो एक श्रृंखला बन जाती है हमले की और पता नहीं चलता कि किसने पहले हमला किया। तो इस हमले के लिए रोकने के लिए हिजबुल्लाह को समझाना पड़ेगा, ईरान को इसमें पहल लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।